नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा वीडियो पार्ट 1 का ही बचा हुआ पार्ट है। दोस्तों, आपको याद होगा पार्ट 1 का जो लेक्चर हमारा आया था, पार्ट 1 का जो लेक्चर था उसको बीच में ही थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के चलते, ज़रूरी काम के चलते मुझे बीच में ही रोकना पड़ा, फिर मुझे जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस लेक्चर को जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी जुल्फ़िकार खान तक थी। जुल्फ़िकार खान में बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे जुल्फ़िकार खान की ऑटोनॉमी बढ़ती जाती है मुग़ल के दरबार में, जहांगीर शाह के दरबार में, तो उसके साथ के जो नॉवेल्स रहते हैं वो कान भरने लगते हैं जहांगीर शाह का। जहांगीर शाह के कान भरने के साथ साथ ये कहने लगते हैं कि ये वज़ीर दिन पे दिन कितना ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है, कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये वज़ीर अपने एम्परर को ही हटा के उखाड़ के फेंक दे और एम्परर बेघर हो जाए, बेबस हो जाए, लाचार हो जाए। इसके बाद आप देखते हो कि कहीं ना कहीं इस नोबिलिटी के कान भरने के चलते जहांगीर शाह का जो मन रहता है वो जुल्फ़िकार खान के प्रति काफ़ी संदेह भरी निगाह में तब्दील हो जाता है। संदेह भरी निगाह में तब्दील होने के साथ साथ आप देखोगे, हाँ तो ये एक नंबर का फट्टू, हाँ आखिर जुल्फ़िकार खान के ही सपोर्ट से तो ये गद्दी पे बैठा था, तो कैसे फ्रंट में आके कैंपिंग छोड़ देता। तो ये करता क्या है कि जुल्फ़िकार खान को पीठ पीछे मतलब दबे पाँव उसकी गतिविधियों को देखता रहता है, नोटिस करता रहता है और ये देखता रहता है कि क्या चीज़ ये ऐसा कर रहा है जो इसके हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि आप देखोगे कि जहांगीर शाह 1713 में फारूक शियार, जो कि उसका भतीजा रहता है, आगरा में पराजित हो जाता है, युद्ध में हार जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है। बहादुर शाह के बाद क्या होता है दोस्तों कि मुगलिया सल्तनत में एक नई कहानी ट्विस्ट में आती है। अभी तक तो प्रिंसेस के बीच में लड़ाई चल रही थी, अब नोबिलिटी का दबदबा दिन पे दिन कायम होने लगेगा। तो नोबिलिटी के दबदबा में जब आपने देखा कि जहांगीर शाह जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट पे राजा बना, अब देखेंगे कि जहांगीर शाह को हराया जिसने, फारूक शियार ने, वो सैयद ब्रदर्स के सपोर्ट पे राजा बना। सैयद ब्रदर्स में आप देखोगे कि सैयद ब्रदर्स जो कि इसको सपोर्ट करते हैं जहांगीर शाह की लड़ाई में, जो रहते हैं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बारह, ये दोनों को जीतने के बाद, मतलब सपोर्ट के बाद, एक को ये वज़ीर बना देता है, अब्दुल्ला खान को ये वज़ीर बना देता है और हुसैन अली खान को ये मीर बख्श बना देता है। मीर बख्श बेसिकली मिलिट्री कमांडर की पोस्ट हुआ करती थी दोस्तों, ये बना देता है। उसके बाद आप देखोगे कि फारूक शियार तो वैसे भी इसके अंदर भी कोई ख़ास कैपेसिटी नहीं रहती है रूल करने की, लेकिन एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि बेशक इसके अंदर एबिलिटी नहीं रहती रूल करने की, लेकिन एक होता है ना कि अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप किसी के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो। विश्वास इन द सेंस कि अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आप दूसरे के माथे अगर बैठे हो तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। लेकिन ये रह के अपने आप को जीतने के बाद, सैयद ब्रदर्स के बीच जीतने के बाद रह के अपनी इन्फ्लुएंस सैयद ब्रदर्स को दिखाता रहता है, ये बीच बीच में शो करता रहता है, जताता रहता है कि मैं ही किंग हूँ। तो एक हद के बाद सैयद ब्रदर्स को ये जो कि फ्री हैंड दिया रहता है राजपाट का, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के तहत इसको फ्री हैंड दिया रहता है, बाद में उस पर खुद पर्सनल एक्साइज कंट्रोल करने लगता है। खुद पर्सनल एक्साइज कंट्रोल इन द सेंस कि सैयद ब्रदर्स के कामकाज में ये दिक्कत करने लगता है। तो कुछ हद के बाद सैयद ब्रदर्स को भी ये चीज़ समझ में आने लगती है, दोनों भाइयों को ये चीज़ समझ में आने लगती है कि अगर उनको अपनी अथॉरिटी और अपनी सेफ गार्ड को बचाना है तो मुग़ल के साथ प्रॉपर साथ गार्ड बिठानी पड़ेगी। अब मुग़ल के साथ प्रॉपर साथ गार्ड या तो लड़ाई झगड़ा करके बिछाओ, हाँ, या तो मुग़ल आपकी बात को मान जाए। अगर आपको अपने सेफ गार्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर एक ही रास्ता है, दो ही रास्ते हैं, या तो मुग़ल आपकी बात आसानी से मान जाए या तो फिर साम दाम दंड भेद अपना के बनाओ। फिर देखते हैं आप दोस्तों कि फारूक शियार से ये सैयद ब्रदर्स अपने सेफ गार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ईयर बाय ईयर लड़ाई करते रहते हैं, टसल मचता रहता है दोनों के बीच में। फिर एक टाइम बाद आप ऐसा देखोगे कि 1719 में सैयद ब्रदर्स इस फारूक शियार की हत्या कर देते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि फारूक शियार की हत्या होने के बाद, इसके बाद जो मुगलिया सल्तनत रहती है ना, अब वो धीरे धीरे एकदम समझ लीजिए कि और डेक्लाइन की तरफ बढ़ जाती है। और डेक्लाइन की तरफ मतलब इन द सेंस कि फारूक शियार के मरने के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो मोहम्मद शाह, 18 साल का मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता है। अब मोहम्मद शाह समझ लीजिए वो इतना ज़्यादा फारूक शियार, इतना ज़्यादा सैयद ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस में रहता है कि उसकी पर्सनल लिबर्टी तक ये लोग छीन लेते हैं। लिबर्टी इन द सेंस कि वो किसी से अपने मन से मिल भी नहीं सकता, किसी से अपने मन से कहीं वो आ जा भी नहीं सकता है, मतलब टोटली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं।
कि तुम हमारी आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करोगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि 1713 से लेके 1720 के बीच में सैयद ब्रदर्स ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने कंट्रोल में ले लिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जब इन्होंने कंट्रोल में लिया दोस्तों, तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे और हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट बना रहे, हमारी सेफगार्ड्स बनी रहे, तो हमको वो चीज़ें करनी होंगी कि लोग हमारे इस नोबल कोर्ट में फेवर में रहें। तो इस नोबल कोर्ट में फेवर हमारे तभी लोग रहेंगे जब थोड़ा सा हमको लिबरल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो लिबरल अप्रोच आप देखोगे दोस्तों कि अकबर ने जो जजिया लगाया था, उस जजिया को ये हटाने की कोशिश करता है, हटाने की कोशिश क्या, हटा ही देता है। इसके साथ साथ, हटाने के साथ साथ आप देखोगे कि राजा जय सिंह जो रहते हैं अंबर के, उनको ये मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट औरंगजेब के दौरान चल रहा होता है मनसबदारी को लेकर, ये उनको काफ़ी हाई मनसब देता है, हाई पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन में देता है। और चूरामल जाट के साथ ये अलायंस बनाता है। चूरामल जाट जो रहते हैं, जिनका औरंगजेब से कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनके साथ ये जाट अलायंस बनाता है। उसके बाद आप देखोगे कि जो बहादुर शाह के टाइम में एक उसके जो समय कॉन्फ्लिक्ट चलता है, हाफ हार्टेड कॉन्सिलेशन जो मराठा के प्रति रहती है सार देशमुख और चौथ को, ये हालांकि बहादुर शाह सार देशमुख को कलेक्ट करने के लिए परमिशन तो दे देता है, पर चौथ को कलेक्ट करने की परमिशन नहीं देता है। पर ये जो फारूक सैयद मतलब पर ये जो सैयद ब्रदर्स रहते हैं, ये क्या दिमाग लगाते हैं कि डेक्कन में किंग साहू को ये ग्रांट दे देते हैं कि तुम स्वराज, तुम्हें हम घोषित करते हैं, स्वराज तुम्हें देते हैं और तुम चौथ और सार देशमुख डेक्कन के 6 प्रोविंस पे कलेक्ट करो। इसके बदले तुम्हें 15,000 सोल्जर्स हमको ट्रिब्यूट के तौर पे देने पड़ेंगे। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम अपने 15,000 सोल्जर्स हमको दोगे, ताकि हमारी मुगलिया अथॉरिटी की जो मतलब कह सकते हो जो ताकत है वो मजबूत हो सके। और हमने आपको बताया ना कि ये हिंदुओं के साथ अपने संबंध को ठीक करने की कोशिश करता है, राजा जय सिंह को हाई मनसब देता है और चूरामल जाट के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, और इधर साहू जी महाराज के साथ ठीक करने की कोशिश। और आप देखोगे कि इतना करने के बाद ये बहुत कोशिश करते हैं कि अपने अंपायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल अंपायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिसइंटीग्रेट ना हो पाए। डिसइंटीग्रेट इन द सेंस कि उस टाइम क्या था दोस्तों कि जब इन्होंने हत्या कर दी मुगल अंपायर की, तो इनकी फारूक सैयार की जब हत्या कर दी, तो उस टाइम कोर्ट में और लोगों के बीच में एक अलग ही डर का माहौल बन गया। अलग ही डर का माहौल इन द सेंस कि लोग ये कहने लगे कि जब राजा ही नहीं सुरक्षित बचा तो क्या गारंटी है कि हम लोग भी सुरक्षित बचेंगे। मतलब इनकी कह सकते हो कि उसके ऊपर मतलब उसके लॉयल्टी के ऊपर लोग शक करने लगे। तो नतीजा देखोगे कि कोर्ट में इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज लोग रचने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो रूलिंग सर्कल रहता है वो डीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। रूलिंग क्लास का जो सर्कल रहता है जो इनका, वो डीऑर्गेनाइज होने लगता है। मतलब जो नोबल्स इनको स्टार्टिंग में सपोर्ट करने लगते हैं वो दिन पे दिन इनसे पल्ला झाड़ने लगते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जो स्टेट के फाइनेंसेस जो रहते हैं, जो स्टेट का लॉस जो रहता है, वो धीरे धीरे डेक्लाइन की तरफ नतीजा चला जाता है। डेक्लाइन की तरफ नतीजे का इन द सेंस आप कैसे कह सकते हो दोस्तों कि धीरे धीरे आप देखोगे कि जो ज़मींदार भी रहते हैं ना, हालांकि ज़मींदार भी तो मुगलिया के ही अंडर में काम करते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मुगल ही हमारा कमज़ोर है, मुगल की ही हत्या हो गई, तो ज़मींदार भी रिबेलियंस कर देते हैं। रिबेलियंस करने के साथ साथ मतलब रिबेलियन इन द सेंस ये रिबेलियन कर देते हैं कि ये जो इनका लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल डिसाइड किया जाता है, ये उसको देने से मना कर देते हैं। स्टेट रेवेन्यूज़ में ये काफ़ी धोखा धांधली करते हैं। ये दिखाते हैं कि इतना कलेक्शन ही नहीं आया, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल की जो इनकम रहती है वो काफ़ी डिक्लाइन कर जाती है। डिक्लाइन करने के साथ साथ आप देखोगे कि जब सेंट्रल की इनकम डिक्लाइन कर जाती है तो जो सोल्जर्स रहते हैं ना, उनके अंदर भी इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। इनडिसिप्लिन क्यों क्रिएट हो जाता है कि जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा दोस्तों, तो जो आपके राजपाट में सोल्जर्स हैं उनको आप सैलरी कहाँ से दोगे, उनको आप खर्चा कहाँ से दोगे। तो कुछ इनडिसिप्लिन सोल्जर्स के बीच में, भाई कोई फ्री में तो काम करता नहीं, हर इंसान की ज़रूरत पैसा है, भाई पैसे से ही तो सारी चीज़ें पूर्ति होती हैं। तो जब सोल्जर्स को आप उनका ट्रिब्यूट नहीं दोगे, उनकी बहादुरी का मेहनताना टाइम टू टाइम रेगुलर सैलरी पेड नहीं करोगे, तो नतीजा क्या होगा कि सोल्जर्स भी म्यूटिनी क्रिएट कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि ये सैयद ब्रदर्स ने बहुत कोशिश की कि उनके साथ के जो नोबल्स हैं उनके साथ वो अपनी साठ गार्ड बिठा के रखें, लेकिन इस साठ गार्ड बिठाने के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि एक पावरफुल नोबल का तबका था, एक पावरफुल नोबल का तबका था जिसको निज़ामुल मुल्क हेड कर रहे थे, मतलब उसकी कमान संभाल रहे थे। और उनके फादर के जो कज़न थे, मतलब पिताजी के चचेरे भाई जो थे मोहम्मद अमीन खान, ये चीज़ यहाँ पे समझिए कि निज़ामुल मुल्क
और मोहम्मद अमीन खान फ़ारूक सियार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने लगते हैं। फ़ारूक सियार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी इसलिए रचते हैं क्योंकि जो सैयद ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस मुगलिया कोर्ट में बढ़ता जा रहा था कि कैसे इन्होंने मतलब कॉन्स्पिरेसी के साथ ये लोगों को इस कदर मतलब अपने वश में कोशिश करते हैं। ये जो पावरफुल नोबल्स का जो तबका था, हेडेड था निज़ामुल मुल्क, ये लोगों के बीच में ये फ्रेटेंड फैलाते हैं, ये बताते हैं कि ये किस तरीके से नमक हरामी कर रहे हैं, मतलब ट्रू ऑफ देयर सॉल्ट, ये किस प्रकार के सैयद ब्रदर्स नमक हराम हैं कि इन्होंने अपने ही सरदार का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अब जो बिठाया राजा उसकी अथॉरिटी तक मतलब ये डिसहार्म कर रहे हैं, उसको पर्सनल मिलना जुलना भी रोक के रखे हैं। तो लोगों के बीच में एक सेफ्टी का इन्फ्लुएंस भी फैल गया कि लोग सैयद ब्रदर से डरने लगे कि जब किंग ही नहीं सेफ रहा तो क्या गारंटी है कि इनका सेफ्टी रहेगा। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि ये जो पावरफुल नोबल का जो तबका था, निज़ामुल मुल्क जिसको हेडेड कर रहे थे, जिसकी कमान संभाल रहे थे, इन्होंने कुछ अपने नोबल कोर्ट में एक सेंटिमेंट बिलीव भी फैला दिया कि ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इनका जो राजपूत अलायंस है ये एंटी मुग़ल है और एंटी इस्लामिक है। क्यों? क्योंकि ये जो राजपूत अलायंस सैयद ब्रदर्स ने किया था ना, और मराठाओं के साथ इन्होंने और हिंदुओं के साथ जो लिबरल पॉलिसी दिखाई थी ना, ये इस पावरफुल नोबल तबके को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यही कारण है कि ये जो एंटी सैयद नोबल्स जो क्रिएट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप किसी को भड़काना शुरू करते हो ना, तो किसी न किसी के अंदर जो चिंगारी की आग पैदा होने लगती है ना, होता क्या है ना दोस्तों कि जो चिंगारी होती है ना वो धीरे धीरे आग का रूप ले लेती है। तो पहले क्या था दोस्तों कि कुछ ही लोग खिलाफ थे, फिर धीरे धीरे ये जब निज़ामुल मुल्क इन्फ्लुएंस में आए, लोगों को भड़काने लगे अपने भाषणबाजी से, लोगों को कान भरने लगे, समझाने लगे कि जब राजा ही नहीं बचा तो क्या गारंटी है कि तुम भी बचोगे, हाँ। और एंटी इस्लामिक बिलीफ फैलाने लगे कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ बिल्कुल जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि और भी एंटी नोबल्स क्रिएट हो जाएंगे सैयद ब्रदर्स के खिलाफ। अब वो चाहेंगे कि जो मोहम्मद शाह जिसको इन्होंने गद्दी पे बिठाया है उसको ये आज़ाद कराएं, और प्रॉपर कि उनको पता था ना कि मोहम्मद शाह का पूरा सपोर्ट इन सैयद ब्रदर्स के ऊपर है। तो बिल्कुल ये चाहते थे ये लोग कि जो एंटी नोबल्स थे कि मोहम्मद शाह इनसे अपना सपोर्ट हटाए। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि 1720 में धोखे से हुसैन अली खान, जो कि सैयद ब्रदर्स का एक भाई रहता है ना, दो भाई रहते हैं मैंने आपको बताया, एक अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान, तो हुसैन अली खान को 1720 में धोखे से मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब्दुल्ला खान वापस से अपने भाई का बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगरा में वो हार जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि मुगलिया सल्तनत में जो किंग मेकर्स का रोल प्ले कर रहे थे सैयद ब्रदर्स, उनकी कहानी हिंदुस्तानी इतिहास से ख़त्म हो जाती है। अब आप देखोगे कि 18 साल का प्रिंस जो राजा बना था, अब लगभग वो 30 साल तक राज करता है। 30 साल के राज के कार्यकाल में आप देखोगे कि कोई भी क्विक चेंजेस उसके इम्पीरियल्स के दौरान, उसके इम्पीरियल अथॉरिटी के दौरान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, सैयद ब्रदर्स ने दोस्तों जो रिश्ते राजपूतों के साथ ठीक किए थे, उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद या उनकी कहानी ख़त्म होने के बाद आप देखोगे कि मोहम्मद शाह जब राज करता है तो उसके मतलब राजपूतों की लॉयल्टी मुग़ल डायनेस्टी के लिए बरकरार रहती है, बनी रहती है। लेकिन मोहम्मद शाह की कुछ नाकामियाँ के चलते धीरे धीरे मुग़लों का पतन होने लगता है। मुग़लों का पतन इन द सेंस आप देखोगे कि जब निज़ामुल मुल्क जैसा पावरफुल नोबल, नो डाउट निज़ामुल मुल्क भी कोई दूध का धुला नहीं था, बाद में वो भी वज़ीर बन जाता है, अपना इन्फ्लुएंस कोर्ट में और मजबूत कर लेता है। लेकिन आपको ये चीज़ ये भी जानना होगा, ये भी समझना होगा कि निज़ामुल मुल्क बेशक अपने स्वार्थ के लिए था, 1722 में वज़ीर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पॉलिसीज़ थी ना वो स्टेट के अफेयर्स में काफ़ी मतलब पॉजिटिव वे में थी। लेकिन अब ये मोहम्मद शाह खुद
इतना निकम्मा मिजाज का था कि जो इसके ऑफिशियल्स करप्शन में लिप्त थे ना, ये उनके साथ हफ्ता वसूली करता था। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस टाइप का ये निकम्मा इंसान था। कि मतलब अब पीएम मोदी हैं, पीएम मोदी राज कर रहे हैं और उनको पता चले कि पीएमओ ऑफिस में हमारे बैठे कर्मचारी हैं वो घूस लेते हैं, तो पीएम मोदी बोले कि तुम हमको हमको हमारा हिस्सा दो। तो समझ लीजिए एक किंग ही जब ऐसी सोच रखने लगेगा या ऐसी हरकतें करने लगेगा, तो उसके साथ जो काम कर रहे लोग हैं तो उनकी मंशा क्या उसके प्रति रहेगी। वो तो यही सोचेंगे ना कि बस लूटपाट करो, बस ये कुत्ता है, कुत्ते को 2 रोटी दो, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। तो यही होता था। फिर आप देखोगे कि निज़ामुल मुल्क की भी जो चाहत रहती है, वो जो कि बाद में एक वज़ीर बनने की रहती है, वज़ीर बनने के साथ साथ उनको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि उनके जो एम्बिशंस हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो पूरे इन द साथ साथ कि उनकी मतलब सपोर्टिव जो रहती है ना, भाई एबल नोबल तो रहता है निज़ामुल मुल्क, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोहम्मद शाह के अंदर जो कमी रहती है ना कि वो स्टेट के पॉलिसीज़ पे ध्यान न देना, भाई राजकोष कैसे चलेगा, कैसे राज्य चलेगा, इन चीज़ों पे ध्यान न देना, अपनी ही अय्याशियों में लिप्त रहना, अपनी ही निकम्मी पर्सन दिखाना, अपनी मतलब लग्जरी लाइफ में लिप्त रहना। तो नतीजा क्या होता है दोस्तों कि 1724 में आप देखोगे, 1722 में जो निज़ामुल मुल्क वज़ीर बना था, बाद में वही 1724 में वो मुग़लों से टसल कर लेता है, विद्रोह कर लेता है और हैदराबाद में जाके, दक्कन जो कि दक्कन में हैदराबाद था, वहाँ पे जाके अपनी एक खुद की ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर देता है। यहीं से मुग़लों के पतन की शुरुआत चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि एक पावरफुल नोबल जो कि मुगलिया के लिए एक कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय था, एक अच्छा था एम्प्लॉय, जिसके मतलब एक देखिए कि याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी कंपनी में जो कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, तो उनकी डिमांड को हमेशा फुलफ़िल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको आप इंसेंटिव देते रहोगे ना, तो आपकी भी कंपनी का ग्राफ लेवल अपने आप बढ़ता रहेगा, ग्रोथ का ग्राफ लेवल बढ़ता रहेगा। लेकिन अब ये पावरफुल नोबल और एम्बिशियस नोबल जब जाके विद्रोह करके खुद हैदराबाद में बस जाता है, अपना सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता है, तो इसके बाद आप देखोगे कि जो कंडीशंस क्रिएट होती है कि ज़मींदार भी रिबेलियन कर देते हैं अपनी आज़ादी के लिए, और मराठा सरदार रहते हैं जो कि नीचे दक्कन में रहते हैं, धीरे धीरे उनका जो दबदबा रहता है वो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड की तरफ उनका एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन होने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मोहम्मद शाह अगर ये निज़ामुल मुल्क का सपोर्ट करता है या उसकी कई बातें मानता या स्टेट के अफेयर्स में ध्यान देता, तो क्या निज़ामुल मुल्क जो कि वज़ीर रहता है, अच्छे खासे पोस्ट पे रहता है, वो अपनी ऑटोनॉमस स्टेट को क्रिएट करता? कभी ना करता। अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट बनाता? कभी ना बनाता। तो आप देखोगे कि मराठा भी दिन पे दिन अपना एक्सटेंशन करते चले जाएंगे मालवा और गुजरात की तरफ, और ज़मींदार भी। अब दोस्तों यहाँ से फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दिल्ली तो अय्याशी में लिप्त है। मैंने आपको ओवरव्यू में भी बता दिया था कि जब जब सेंट्रल कमज़ोर हुआ है तब तब बाहर वाले को मौका मिला है आने का। तो भाई अब सेंट्रल तो कमज़ोर है ही, तो नादिर शाह को मौका मिला। नादिर शाह इंडिया में है। नादिर शाह की क्या कहानी है दोस्तों कि नादिर शाह जो था वो एक चरवाहा का लड़का था। बिपिन चंद्रा साहब ये लिखते हैं कि नादिर शाह हैड राइजन फ्रॉम द शेफर्ड बॉय टू शाह बाय सेविंग पर्सिया फ्रॉम श्योर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन। नादिर शाह जो कि एक चरवाहा का लड़का था, जो शाह की उपाधि लेता है, वो पर्शिया को डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट होने से बचाता है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, इसी वीडियो को देखिए। अब ये ऑडियो बुक थोड़ा सा मैं मैप को ले आके उस चीज़ के मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन। अब दोस्तों आप इस मैप को देखिए। इस मैप के ही थ्रू जो बिपिन चंद्रा सर की किताब में लिखा है, मैं इस मैप के ही थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं ऐसे ही बोलता रहा बड़ तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप इस मैप को देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर में पर्शिया है और यहाँ पे गिलजिस,
और यहाँ पे अब्दाली। जब जब आप देखोगे कि पर्शिया अम्पायर में बेसिकली जब सफाविड डायनेस्टी का रूल हो गया तो सफाविड डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी वीक लोगों के हाथ में चली गई। तो वीक लोगों के हाथ में आने के साथ साथ आप देखोगे कि इस पर्शियन अम्पायर में धीरे धीरे इंटरनल रिबेलियंस बढ़ने लगे। इंटरनल रिबेलियंस में बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आप इस मैप में देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये गिल्जिस। ये जो गिल्जिस थे बेसिकली इंटरनल रिबेलियंस में ये गिल्जिस का कांधार पे कब्ज़ा हो जाता है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक अब्दाली स्ट्राइक थी। अब्दाली स्ट्राइक का जो था बेसिकली हेरात पे कब्ज़ा हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि ये गिल्जिस जो रहते हैं, इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये जो टर्की हुआ करता था, टर्की, ये बेसिकली आप ये जो ओटोमन अम्पायर वाला टर्की देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे अपने फ़ायदे के लिए पर्शियन अम्पायर को प्रेस करने लगता है, दबाने लगता है, उसकी टेरिटरी पे कब्जा करने लगता है। ये जो एरोज देख रहे हो ना दोस्तों, ये उसकी कैंपिंग को ही दर्शाया है कि कैसे उसने पर्शियन अम्पायर को दबाने की कोशिश की। और आप देखोगे कि पर्शिया में इधर रशिया भी दिन पे दिन अटैक करने लगता है। पर्शिया क्या करता है बेसिकली कि यहाँ पे इस मैप में आपको क्लियर विजिबल तो नहीं हो रहा होगा, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना दोस्तों, ये बाकू, रशिया इस बाकू टाइम पे कब्जा कर लेता है जो कि पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता है। तो आप बेसिकली देखोगे कि पर्शियन एम्पायर जब सफाविड डायनेस्टी के हाथ में जाता है ना, तो गिल्जिस का अटैक होता है, अब्दालीस का अटैक होता है और इधर ओटोमन एम्पायर दबाने की कोशिश करता है। बाद में आप देखोगे कि टर्की और रशिया के बीच में समझौता हो जाता है। इस समझौते में आप देखोगे कि ये समझौता जब होता है तो ये जो पर्शियन एम्पायर पे अटैक करते हैं ना दोस्तों, तो अटैक करने के साथ साथ क्या होता है कि ये टेरिटरीज़ को नॉर्थ और साउथ में अपने आप में आपस में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि उसी दौरान ये जो नादिर शाह रहता है, जो मेजर सपोर्टर रहता है, नादिर शाह 1726 में मेजर सपोर्टर रहता है किसका, टम्स का। टम्स बेसिकली एक हुआ करते थे, मतलब रूलर हुआ करते थे, और उनका ये नादिर शाह एक कमांडर हुआ करता था। आप देखोगे कि जो पर्शियन एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, जो अब्दाली बेसिकली हेरात वाले रीजन पे कब्जा कर लेते हैं, ये वहाँ पे जाके उनको डिफीट करता है। और जो गिल्जिस हैं, जो गिल्जिस रहते हैं, जो बेसिकली कांधार वाले रीजन पे कब्जा कर लेते हैं, वहाँ से ये उनको हटाता है। और गिल्जिस को हटाने के बाद जो गिल्जिस, मैंने आपको बताया ना कि गिल्जिस जो रहते हैं, ये जो सेंटर पे, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर का ये जो सेंटर रहता है, हालांकि इस मैप में है नहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं सेंटर में आपको मिलेगा, ये एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ दोस्तों क्या मिलेगा, इस्फहान। एक मिनट दोस्तों, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं लिख के बताता हूँ कि इस्फहान, यहाँ पे सेंटर पे ये पर्शियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। ये बेसिकली दोस्तों इस बीच में लाई करती थी, यहाँ पे लाई करती थी। तो यहाँ पे ये गिल्जिस आते हैं, अटैक करते हैं, अपना कब्जा बना लेते हैं। बाद में ये नादिर शाह इन लोग को हटाता है, अपनी सारी टेरिटरी को लेता है और टर्की को भी हटाता है। टर्की, मैंने आपको बताया ना, टर्की और रशिया के बीच में समझौता हो जाता है। 1724 में टर्की और रशिया बीच में ट्रीटी कर लेते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट पर्शिया को डिवाइड कर लेते हैं आपस में। तो टर्की को भी, ओटोमन एम्पायर को भी हराता है और उनसे भी अपनी बाकी टेरिटरी लेता है। और 1735 में रशिया के साथ नादिर शाह ये ट्रीटी साइन करता है। और जो रशिया से अपना ये जो बाकू टाउन हारा रहता है ना, बाद में उसको ये अपना वापस ले लेता है। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि इतना कुछ करने के बाद जब सफावी जो रूलर रहते हैं, वो जब धीरे धीरे डिपोज हो जाते हैं, तो उसके बाद ये अपने आप को शाह किंग डिक्लेयर कर देता है। अब भाई दोस्तों, पर्शियन एम्पायर को डिक्लाइन होने से इसने बचाया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा नहीं था, ठीक है। इसके अंदर भी बेसिकली बहुत अच्छी काबिलियत थी। आप खुद सोचिए, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी रिबेलियन से जो घिरा हो
और अपने साम्राज्य को जिसने बचाया हो और जो कि बेसिकली सिर्फ एक कमांडर ही था, तो उसके बाद ये अपने आप को किंग डिक्लेयर करता है। आप देखोगे दोस्तों कि किंग डिक्लेयर करने के बाद जो होता क्या है कि अब ये जो पर्शिया में अपने अंपायर को बचाने के लिए, अब दोस्तों आप देखोगे कि नादिर शाह जब कांधार को वापस रिकंक्यूट कर लेता है, बेसिकली दोस्तों कांधार जो था वो अफ़गानिस्तान वाले रीजन पे लाई करता था, अफ़गानिस्तान में था। तो कांधार पे जब ये कब्ज़ा कर लेता है तब इसको हिंदुस्तान के वेल्थ की महक सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जगह जगह जो इसने कैंपिंग बिछा के रखे थे उसकी वजह से पर्शिया एकदम बैंकरप्ट हो चुका है। तो अब अपनी नीडेड को पूरा करने के लिए, अपनी मशीनरीज आर्मी को मेंटेन करने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत थी। तो नतीजा क्या हुआ कि इसने इंडिया को स्पॉइल करने की कोशिश की और इसको यही समझ में आया कि हमको पड़ोसी मुल्क में जाना पड़ेगा, लूटपाट करके आना पड़ेगा, और यही एक कारण है कि हम अपने मशीनरीज को मतलब अपने सोल्जर्स को मेंटेन कर पाएंगे और जो हमारी बैंकरप्ट की स्थिति है उसको हम ठीक कर पाएंगे। वैसे भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर हो ही चुका था। मैंने आपको बताया ना कि औरंगजेब डेक्कन में आया, आने के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर को उसने इग्नोर किया। वो तो इग्नोर किया ही, साथ में बहादुर शाह जफ़र ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो मोहम्मद शाह जो बना 30 साल का, जिसका कार्यकाल रहा, जो सैयद ब्रदर्स के दम पे बना, वो भी खास आपको तो पता ही है कि घूसखोरी में ही लिप्त था। भाई अपना हफ्ता मांगता था, उसने खुद नहीं ध्यान दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर हो गया। भाई निज़ाम उल मुल्क की बात अगर मानता, नोबिलिटी की बात मानता, तो शायद एक्सटर्नल कंट्रोल भले रहता, बेशक एक्सटर्नल कंट्रोल रहता, लेकिन हाँ स्टेट तो बचा रहता, बॉर्डर्स तो मजबूत रहते। नादिर शाह भाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर था, हिंदुस्तान में घुसा। अब हिंदुस्तान में कोई उसको विरोध करने वाला तो था ही नहीं। थोड़ा बहुत आप देखोगे कि उसने देखा कि हिंदुस्तान की लाहौर टेरिटरी पे, पंजाब टेरिटरी पे लाहौर, जो कि कह सकते हो कि अफ़गानिस्तान वाले रीजन से सटा हुआ था, यहाँ पे उसने देखा कि कोई उसको एनिमी से खतरा था ही नहीं। भाई कौन बचा ही था? मोहम्मद शाह खुद अपनी अय्याशियों में लिप्त था। भाई एक निज़ाम उल मुल्क बचा था, उसने अपने आप को जो है सेमी इंडिपेंडेंट बना लिया, हैदराबाद में जाके बस गया, तो दिल्ली कमज़ोर हो गई। लाहौर में आके ये बस गया, कोई एनिमी का विरोध था ही नहीं। अब यहाँ से वो दिल्ली के लिए रेड मारने की कोशिश करने लगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि दिल्ली के लिए अगर वो रेड करने की कोशिश कर रहा था, अगर चाहता, तो जो मोहम्मद शाह था ये अपनी नोबिलिटी को यूनाइट कर लेता, न कि नोबिलिटी को यूनाइट करता, और नोबिलिटी को यूनाइट करने के साथ साथ ये भी अपना एक डिफेंस प्लान बनाता। भाई आपके अगर घर में कोई दुश्मन घुस गया है तो आप क्या करोगे? यूनाइट करोगे लोगों को, अपने नोबिलिटी को यूनाइट करोगे, प्लान बनाओगे कि कैसे बचा जाए। भाई ये तो खुद ही निकम्मा आदमी था, तो इससे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। फिर आप देखोगे कि 13 फरवरी 1739 में 1739 में करनाल में युद्ध होता है। करनाल में आप देखोगे कि अहमद शाह अब्दाली से और इससे मोहम्मद शाह से एक युद्ध होता है। इस युद्ध में आप देखोगे कि मुगलिया सल्तनत हार जाती है, मुगलिया की आर्मी हार जाती है। नतीजा क्या होता है? मोहम्मद शाह को नादिर शाह कैद कर लेता है। करने के बाद सीधे दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लेता है, और कब्ज़ा करने के साथ साथ दोस्तों यहीं से वो कहानी स्टार्ट होती है कोहिनूर की। मोहम्मद शाह जो कि मुगलिया सल्तनत का प्रिंस था, उससे कोहिनूर छीन के वापस अफ़गानिस्तान में लेके जाता है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि जब मोहम्मद शाह को इसने बंदी बना लिया ना, तो कई सारी ऐसी टेरिटरी थी, या कई सारा ऐसा वेल्थ था, या कई ऐसे मंदिर थे जो लूटे गए। और एक चीज़ याद रखना, उस समय बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ। नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि नादिर शाह के विरोध में जो मुगलिया सल्तनत जो लड़ी थी, तो नादिर शाह के कुछ सोल्जर्स मरे। तो इसी के क्रोध में, विरोध में उसने बहुत बुरा नरसंहार किया। उस समय
नरसंहार करने के साथ साथ आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा प्लंडर हुआ, लूटपाट हुआ, और शाहजहाँ का जो कोहिनूर वाला पिकॉक थ्रोन था जो कि मोहम्मद शाह पहनता था, उसको लूट के लेके गया। ऑलमोस्ट ऐसा लिखा है बिपिन चंद्रा में कि करीब 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए नादिर शाह लूट के अफगानिस्तान ले गया। ये उस वक्त उसके 3 साल के टैक्स से भी कई गुना ज़्यादा रुपया था। 70 करोड़ रुपया दोस्तों कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय 70 करोड़ रुपए की क्या कीमत रही होगी। तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है कि नादिर शाह के इन्वेजन के बाद मुग़ल एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी वो टोटली लूज़ हो गई, और मुग़ल एम्पायर की प्रेस्टीज लूज़ होने के साथ साथ मराठाओं को मौका मिल गया। भाई दिल्ली पे आया कोई लूटपाट करके चला गया तो मराठाओं को समझ में आ गया कि दिल्ली बहुत कमज़ोर है, और यही मौका है कि दिल्ली पे कब्ज़ा किया जाए। उसके बाद आप देखोगे कि नादिर शाह जब मोहम्मद शाह को कैद कर लिया, प्रिजन बना लिया, उसके बाद उसने हिंदुस्तान की कई सारी टेरिटरी पे कब्ज़ा किया। तो उस टेरिटरी में दोस्तों इंडस वाली टेरिटरी थी। इंडस वाली टेरिटरी जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली रीजन टेरिटरी थी, उस पर नादिर शाह ने कब्ज़ा कर लिया। अब आप देखोगे कि नादिर शाह के कब्ज़ा करने के बाद जो डिफेंस की वाइटल लाइन थी वो डिसअपीयर कर गई। भाई एक पावरफुल बॉर्डर तो बचा ही नहीं ना, तो अब लगातार थ्रेट बना हुआ था। अच्छा, ये थ्रेट तो कम नहीं था, अब जो नोबल्स थे, जो मुगलिया सल्तनत में नोबल्स काम करते थे, अब भाई खजाना तो एकदम खाली हो गया, तो भाई उनको भी तो पैसे की ज़रूरत है, तो अब वो क्या करेंगे, पीजेंट्री को दबाएंगे। ये सारी स्थिति में आप देखोगे कि किसानों का ही शोषण हुआ। जो रिच जागीरदार थे वो धीरे धीरे देखोगे कि अपने हाई ऑफिसेस के चलते, अपने रिच लग्जरी लाइफ के चलते अब वो क्या करेंगे, भाई उनको तो आदत पड़ चुकी थी। भाई अब भले मुगलिया सल्तनत खाली हो गया हो पैसे से, रुपए से, अब उतना पैसा पाट बचा नहीं, लेकिन उनको तो भाई लग्जरी जीवन की आदत थी ना, तब वो लग्जरी जीवन कैसे करेंगे। भाई अहमद शाह, नादिर शाह जो था, ऐसा नहीं था कि आया लूटा पाटा यहाँ पे अपना साम्राज्य बिठा के गया, वो लूटा पाटा और वापस चला गया, लेकिन ज़मीन तो छोड़ के ही गया था ना। तो बस अब जो हिंदुस्तान में ज़मीनें बची, यहाँ के जो जागीरदार थे वो पीजेंट्री को दबाने लगे। अब पीजेंट्री को दबाने के साथ साथ आप देखोगे कि उनका ऑपरेशन होने लगा। ऑपरेशन मतलब उनको ऑपरेस करने लगे, लोग दबाने लगे। अब इसके बाद आप देखोगे कि 1748 में मोहम्मद शाह की भी डेथ हो जाती है। अब मोहम्मद शाह के डेथ के बाद जान ही रहे हो, नोबिलिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो नोबिलिटी के इन्फ्लुएंस के साथ साथ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पावर के लिए नोबिलिटी के बीच में सिविल वॉर छिड़ जाता है। नतीजा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पहले से ही कमज़ोर है, नादिर शाह इंडस पे कब्जा कर ही चुका है। अब नादिर शाह के बाद अफ़गानिस्तान में जो रूल करेगा वो अहमद शाह अब्दाली करेगा। वैसे भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर है, अहमद शाह अब्दाली इंडिया में दोबारा आएगा। भाई जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आएगा, लूटेगा, पाटेगा, चला जाएगा। अब देखोगे कि दिल्ली और मथुरा में आएगा, लूटेगा, पाटेगा, चला जाएगा। दिल्ली 1748 में लूटी गई, मथुरा 1767 में, 1767 में। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली के समय ही मराठाओं का युद्ध हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था, जिसमें दुर्रानी एम्पायर बेसिकली अफ़गानिस्तान में राज किया करती थी। तो दुर्रानी एम्पायर से मराठाओं की लड़ाई होती है, जिसमें मराठा हार जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो मराठा हारे रहते हैं ना, ये भी अपनों की कमी के ही चलते हारे रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मूवी में, अब उस मूवी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो मराठा की ये जो पॉलिसी थी ना, सार देशमुख और चौथ, इसी के चलते उनको राजपूत पीछे से धोखा देते हैं। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, हम इतने काबिल ज़रूर थे कि बड़े बड़े आक्रमणों का मतलब हम चुनौतियों से परेशान नहीं थे, हम चूतियों से परेशान थे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने हारी हैं ना, तो सिर्फ अपने ही गद्दारों के चलते, ठीक है, वरना इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान का नाम कुछ और ही था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
अब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद आप देखोगे कि जैसे ही अफ़गान का जो किंगडम होता है वो मुग़ल को टोटल अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अफ़गानी आते लूटपाट करते चले जाते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाई मोहम्मद शाह को तो प्रिजन ही बना लिया था। भाई मुग़ल की अथॉरिटी तो वैसे भी कमज़ोर हो चुकी थी, लूटपाट करते, दिल्ली को आते, जब मन चाहते लूट के चले जाते। तो क्या होता दोस्तों कि इन्होंने मुग़ल को जान माल का खतरा जब मुग़ल को सूझने लगा कि भाई उस टाइम तो अब इनके पास तो कुछ मुग़लों के पास बचा नहीं था, भाई एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग आर्मी तो आपके पास बची नहीं, आपकी नोबल ही आपके डिसलॉयल हो चुके हैं, उसके भी कारण आप ही लोग हैं। तो नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि अफ़गानियों ने क्या किया, दुरानी एम्पायर ने क्या किया कि इंडिया से कहा मुग़ल थ्रोन पे कि तुम बैठो, हम तुम्हें लीज पे हिंदुस्तान देते हैं, तुम राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे, लूटेंगे, पाटेंगे, चले जाएंगे, पैसा लेंगे, दौलत लेंगे, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे कि मुग़ल डायनेस्टी अ लॉन्ग लीज ऑफ लाइफ ऑन द नॉमिनल थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो मुग़ल डायनेस्टी को ये छोड़ देते हैं अफ़गानी राज करने के लिए कि ठीक है भाई तुम बैठो, राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में जब भी आए, हमको पैसे की ज़रूरत हो, सैर सपाटा करने का मन हो, हम आएंगे, लूटेंगे, पाटेंगे, चले जाएंगे, कोई भी तुम विरोध नहीं करो। अब विरोध करता भी कौन दोस्तों? विरोध करने के लिए तो चाहिए थी आर्मी ना। आपके नोबल्स जो कि आर्मी मेंटेन करने थे वही आपके प्रति डिसलॉयल हो गए, तो कौन लड़ेगा आपके से? हाँ, कौन आपके फेवर में लड़ेगा? तो इसके बाद कहानी आप देखते हो कि मोहम्मद शाह के बाद जो किंग बनता है वो शाह आलम। शाह आलम बेसिकली दोस्तों थ्रोन पे बैठता है 1759 में। स्टार्टिंग में इसको खुद के ही वजीर से खतरा रहता है जान माल का। खुद अपने आप में ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कह सकते हो कि राजपाट ठीक से नहीं चला पाता है। राजपाट ठीक से चलाने का इन द सेंस जब इसको खुद ही अपने वजीर से खतरा है जान का, तो ये जगह जगह भटकता रहता है। लेकिन लास्ट में देखोगे दोस्तों कि 1764 में ये बंगाल के मीर कासिम और सूजा उद्दौला जो कि अवध के नवाब रहते हैं, उनके साथ मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बक्सर की लड़ाई कर लेता है। बक्सर की लड़ाई बेसिकली 1764 में हुई थी दोस्तों, जिसके बाद इसको कैद कर लिया जाता है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अफ़गानियों के बाद जब शाह आलम 2 बना ना गद्दी पे, तो भाई यूरोपियंस का आगमन हो चुका था। यूरोपियंस का जो आगमन था दोस्तों वो जहांगीर के ही टाइम में हो गया था। सर थॉमस रो जो थे वो जहांगीर के ही टाइम में आ गए थे। अब आप देखोगे दोस्तों कि 1764 में जो यूरोपियंस आए थे, ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, अब धीरे धीरे वो देखेंगे कि भाई दिल्ली खुद पे खुद कमज़ोर हो चुकी है, भाई खुद ही इंडिया में यूनिटी नहीं बची, भाई नोबिलिटी में यूनिटी नहीं बची, नेशनलिज्म्स मराठा में था ही नहीं। भाई अफ़गानी आते, अब्दाली आते, अटैक करके चले जाते, तो मराठा को भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। अगर इनके अंदर खुद नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स होते तो क्या ये प्रोटेक्ट ना करते? भाई मुग़ल के बिहाफ पे ही लड़ते, तो नेशनलिज्म कुछ तो रहता है इनके अंदर, बिहाफ पे लड़ते, अपने हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट तो करते लूटपाट से। कुछ ऐसा था ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने मौके का फ़ायदा उठाया, बैटल ऑफ बक्सर छेड़ दिया, 1764 में हुआ। अब शाह आलम को कैद कर लिया। शाह आलम को कैद करने के बाद आप देखोगे कि शाह आलम को इलाहाबाद में इसने कैद किया। इलाहाबाद बेसिकली आज प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद को कैद करने के बाद इसने उनको पेंशनर बना दिया, पेंशन पे ज़िंदा रखा। और 1772 में देखते हो दोस्तों कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि मराठा जो है शाह आलम को छुड़ा के लेके चले जाते हैं और वापस दिल्ली पे अपने संरक्षण में वापस दिल्ली पे जाते हैं, बिठाते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि 1803 में, जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में बोला कि जो मराठा अम्पायर कभी नीचे दक्कन तक फैला था वो सिर्फ दिल्ली तक ही रह जाता है। अब 1803 में जो मराठा अम्पायर जो कि शाह आलम 2 गिरफ्तार हो चुके रहते हैं, मराठा उनको 1772 में 1772 में छुड़ा के दिल्ली के पास लेके जाते हैं। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 1803 में ब्रिटिश वापस से दिल्ली पे कैप्चर कर लेते हैं। और कैप्चर करने के बाद अब आप देखोगे कि धीरे धीरे ऐसी पॉलिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है कि पूरा का पूरा जो होता है वो मुग़ल मोनार्क ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मोनार्क ख़त्म होने के साथ साथ अब
अगले चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे द कॉजेज ऑफ डेक्लाइन एम्पायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये बनाया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो